मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी बहुत सक्रिय हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, इस वक्त भी वो बैरसिया में जा रहे हैं और थोड़ा वक्त जो मिला है गाड़ी में उनके साथ, उस पर कुछ चुनावी चर्चा और कुछ अहम बातें। सर, सबसे पहले तो उन 66 सीटों में के बारे में जिनका अभी आपने दौरा किया, जो परंपरागत रूप से बीजेपी की मजबूत सीटें मानी जाती हैं, तो उन पर अब क्या फीडबैक है कांग्रेस का? नहीं, वहाँ काफ़ी हमारे अच्छे उम्मीदवार तैयार हुए हैं और अच्छे नतीजे आएंगे। और मैं तो इस बात को कह सकता हूँ कि लोगों में जोश है, भारतीय जनता पार्टी से निराशा है। मुख्यमंत्री के घोषणाएं पूरी नहीं करने के बारे में लोगों को निराशा है, इसलिए इस बार बेहद अच्छे नतीजे आएंगे। सर, अक्सर पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि आपने बहुत मेहनत की थी, चाहे नर्मदा परिक्रमा हो, चाहे संगत में पंगत हो, ऐसे बहुत सारे जो नवाचार हैं राजनीति में कहे जा सकते हैं, आप पहले भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार खास करके उन 66 सीटों में का जिम्मा आपको मिला था, तो इसके अलावा भी क्या आपने और लोगों से बात की? कई जगहों पर हमने देखा कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया, नाराज भी हुए। बिल्कुल ऐसा है, कांग्रेस पार्टी कोई हरा नहीं सकता। यदि हम अनुशासित रहें और पार्टी के साथ वफादारी करें तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। पर आपने एक दो जगह पे ये भी कहा कि हमारा संगठन कुछ जगहों पर बीजेपी से कमजोर है, आपने निश्चित तौर पे मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार पिछली बार से 2018 से हमारा संगठन ज्यादा मजबूत है। वोटर लिस्ट पर जितनी भी गड़बड़ियां लोग किया करते थे उस पर हम लोगों ने नियंत्रण किया है। और मैं तो इस बात को कह सकता हूं कि इस बार पिछले बार से अच्छे नतीजे आएंगे। सर, जो बाकी की सीट जहां पर कांग्रेस मजबूत है, क्या वहां पर इस बार ऐसा हो सकता है कि आप लोग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले करें ताकि उनको तैयारी का वक्त मिले, या जिन सीटों पर कमजोर है? मैं तो इस पक्ष का हमेशा चाह रहा हूं कि हमारे उम्मीदवार पहले तय कर दिए जाना चाहिए। ऐन वक्त पे उम्मीदवार तय करने से लोगों को तैयारी करने में विलम्ब होता है और समझाने बुझाने में विलम्ब होता है। इसलिए मैं तो चाहता हूँ जल्दी जल्दी उम्मीदवार तय किए जाए। सर, एक और बात, आज बीजेपी की भी चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हो रही है। अमूमन वो जब तक आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होती अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं करते, तो क्या थोड़ी घबराहट के तौर पर इसको देख रहे हैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में भी? घबराहट तो है, जबकि भूपेंद्र यादव जी और अश्विनी वैष्णव दोनों जो वरिष्ठ मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनकी ड्यूटी लगाई है यहाँ पर। तो आज जितने भी निर्णय हो रहे हैं वो यही लोग ले रहे हैं। अभी अभय मिश्रा जी जो पहले भाजपा के विधायक थे, फिर हमारे साथ आए, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे, हमारी पार्टी से चुनाव लड़े, वो और उनकी पत्नी वापस भाजपा में चले गए लोग दोनों। उस दिन मुख्यमंत्री जी को मालूम तक नहीं था, वो राजेंद्र शुक्ला जी के साथ जिनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, मिश्रा जी उनके साथ दौरे पे थे रीवा में, और डॉक्टर बीटी शर्मा जी ने और नरोत्तम मिश्रा जी ने उनकी एंट्री करवा दी। तो आप ये कह रहे हैं कि अपनी पार्टी में दरकिनार कर दिए गए हैं, ऐसा आपको? निश्चित तौर पर न, क्योंकि स्वयं मोदी जी का रवैया आपने देखा था मंच पे शिवराज सिंह चौहान के प्रति क्या था। वे चाहते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सर, अक्सर आपकी कई बातें कई बार सुर्खियों में होती हैं, उस पर बहस होते हैं। जैसे हुबली में जो आपने बयान दिया, आपने सावरकर जी को कोट भी किया था और आपने ये भी कहा कि कमलनाथ जी के पूरे बयान को नहीं बताया गया, जो कि वास्तविकता भी थी। आपने अभी भी मन से कहा कि 82% हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन संवैधानिक तौर पर इस तरह की जो मांग करता है उसको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वही बागेश्वर धाम छिंदवाड़ा में जाकर ऐसी कथा करते हैं जो कि अक्सर कहते रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। देखिए, ये कथा के आयोजक कमलनाथ जी नहीं थे। छिंदवाड़ा में कोई आयोजन हो और वो ना जाए, ये कभी नहीं होता, क्योंकि कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा से जो निकट का संबंध है, वहाँ कोई भी बड़ा आयोजन होता है, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी का भी हो, सामाजिक जो पॉलिटिकल बात छोड़ दीजिए, लेकिन
कमलनाथ जी का निकट का संबंध छिंदवाड़ा के लोगों से था और है, और मुझे विश्वास है रहेगा। इसलिए वो एक किसी व्यक्ति ने आमंत्रित किया था, तो वो पहले कथा पांडुर्णा में होने वाली थी, फिर वो छिंदवाड़ा में हो गई। इतना फर्क है। पर ये हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक विरोधाभासी बातें क्यों? आप देखिए, बात ये, मैं तो कहता हूं कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, नौजवान हैं, माइंड रीडिंग करते हैं, माइंड रीडिंग की सिद्धि उनको है, लेकिन उन्हें ये राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस वगैरह ले आए, ये उनका शोषण कर रहे हैं। और मैं तो इतना ही कहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री जी से कि आप उनके शोषण की शिकार मत बनिए। पर कांग्रेस पर इस बार आरोप लग रहे हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है, कथाओं का आयोजन। देखिए, बात यह है अनुराग, पहली बात तो हिंदुत्व का कोई संबंध धर्म से नहीं है, इसलिए सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरा ये है कि मैं खुद धार्मिक व्यक्ति हूँ, धार्मिक आयोजनों में जाता हूँ, कथाओं में जाता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री को जानता नहीं था, तब मैं छतरपुर के भगवत कथा में मैं गया था। यहाँ सहयोग से मुझे और विजय सिंह जी राठौड़ दोनों को कोविड हुआ। वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो हम नहीं बचा पाए। तो तब तो वो इस बात की कोई बात करते नहीं थे, कभी भी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते थे। ये तो भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों ने इन्हें घेर लिया और इनसे सब बातें करा रहे हैं, जबकि ऐसा विचार उनके कभी रहे नहीं है पूर्व में। पर आपके अपने दल के बारे में आप कई सारे जैसे आयोजनों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये पहली बात तो राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। धर्म एक आस्था का प्रश्न है, हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है और स्वतंत्रता है, लेकिन धर्म के नाम पर वोट मांगना, धर्म के नाम पर राजनीति करना, ये तो कानूनन अपराध है। अभी आप राम मंदिर को लेकर भी कुछ कह रहे थे कि हाँ, निश्चित तौर पे आप देखिए ना, पहले तो 1992 में रथ यात्रा में हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, चंदा लोगों ने दिया। ईंटों के अंदर शिला पूजन करवाई, उसमें चंदा आया, वो कहाँ गया? उसका आज तक हिसाब नहीं दिया गया। फिर ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट में जो जमीन खरीदी, एक हफ्ते में 2 करोड़ की जमीन 20 करोड़ में खरीद ली। उसके बाद उसका उल्लेख सीएजी ने भी किया है। उसके बाद निर्माण के अंदर उसमें भी घोटाला, जिस ठेकेदार ने काम नहीं किया उसका पेमेंट कर दिया। ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है, मैं ये कोई दिग्विजय सिंह नहीं कह रहा है। कुंभ मेले के अंदर वहां भ्रष्टाचार हुआ, सिंहस्थ मेला यहाँ हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, महाकाल के मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ भ्रष्टाचार हुआ। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं किया लोगों ने? अगर सही पूछो तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री मिस्टर 40% थे, तो मिस्टर 50% है। सर, ये इस बात पर कई जगहों पर केस हुए कांग्रेस नेताओं पर। हाँ, तो ठीक है, हुआ करे, प्रमाणित करेंगे। कोई डर नहीं है कांग्रेस? किस बात का डर? इनसे डरेंगे? सर, आखिरी सवाल ये है, बजरंग दल को लेकर भी आप कई बार गुस्से में रहते हैं, तो क्या सरकार बनी तो बैन लगाने के बारे में सोचेंगे जैसे कर्नाटक? नहीं है, जहां तक बैन की बात है, प्रतिबंधित करना केंद्र सरकार के हाथ में रहता है, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बजरंग दल में जो अच्छे लोग हैं उनका हम सम्मान करेंगे, लेकिन जो गुंडे हैं, भड़काने वाले, भाषण देते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, हिंसा का रास्ता अपनाते हैं, उनके साथ सख्ती बरती जाएगी। सर, इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप, विधानसभा चुनाव को? क्या कांग्रेस मजबूत स्थिति में है या 2018 की पुनरावृत्ति देख रहे हैं, जहां पास में ही रहेगी या आसपास? 2018 से लगभग 1.5 गुनी ज्यादा तैयारी हमारी है और 1.5 गुना हमें जबरदस्त समर्थन मिलेगा। मतलब 150 पार जैसे कुछ आंकड़ों पर आप बात करना चाहेंगे? मुझे आश्चर्य नहीं होगा 150 पार में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर इस बार कांग्रेस 150 पार चली गई तो उन्हें आश्चर्य नहीं होगा। भोपाल से अपने सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।